क्लास 11th AC आपकी 4 यूनिट समाप्त हो चुकी हैं। ये 5वीं यूनिट, इसका नाम है दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति। इसमें चैप्टर है द्रव्यमान पिंड। सेंटर ऑफ मास, ये चैप्टर नंबर 11 है। तो किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? जैसे ये कोई वस्तु है और हम इस पर जब बाह्य बल लगाते हैं, किसी सतह पर रखी हुई है, बाह्य बल लगाया, ये गतिमान अवस्था में होगी। इसको बिल्कुल हवा में स्वतंत्र पूर्वक छोड़ दिया, नीचे की ओर पृथ्वी सतह की ओर जाती है और पृथ्वी पर गिर जाती है। तो द्रव्यमान केंद्र एक काल्पनिक बिंदु है और ऐसा व्यवहार करता है जैसे पूरी वस्तु का द्रव्यमान उसी बिंदु पर जाकर जमा हो गया हो और जो हम बल लगाएं तो बाह्य बल उसी बिंदु पर लगे और वह बिंदु जिस दिशा में चले संपूर्ण वस्तु उसी ओर चले। तो द्रव्यमान केंद्र कोई ऐसा निश्चित बिंदु नहीं है कि हमने वस्तु को तोड़ा और उसके अंदर से द्रव्यमान केंद्र निकाल लिया। अगर वस्तु लंबवत स्थिति में रखी है तो उसका द्रव्यमान केंद्र किसी और जगह केंद्रित हो जाएगा, क्षैतिज रखी है तो किसी और जगह केंद्रित हो जाएगा। तो द्रव्यमान केंद्र की कल्पना मात्र के लिए है एक ऐसा बिंदु वस्तु के अंदर, एक ऐसा काल्पनिक बिंदु जिस पर हम बाह्य बल लगाएं वस्तु पर, तो मानो वह बाह्य बल उसी बिंदु पर लग जाए और जिस दिशा में वह बिंदु चले संपूर्ण वस्तु उसी ओर चले। लेकिन फिर भी द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु से कितनी दूर होगा, ये कैसे निकालें, उसके फार्मूले हैं कुछ, तो समझेंगे। ये कोई वस्तु है, दो कणों से मिलकर बनी हुई है। इन कणों के द्रव्यमान m1 m2 हैं। इनके मूल बिंदु से, जिसके निर्देशांक 0 0 लेते हैं, मूल बिंदु से स्थिति सदिश r1 और r2। तो ये जो वस्तु AB है, इसका सेंटर ऑफ मास इसी वस्तु पर होगा, लेकिन उसका स्थिति सदिश जो RCM लेंगे, CM फॉर सेंटर ऑफ मास, ये होगा पहले क्रम का द्रव्यमान m1, मूल बिंदु से पहले क्रम का स्थिति सदिश r1 प्लस दूसरे क्रम का द्रव्यमान m2 और दूसरे क्रम का स्थिति सदिश r2 अपॉन m1 प्लस m2। इस प्रकार हम ये इस वस्तु का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है वो ज्ञात कर लेंगे। अब इसी वस्तु में यदि n कण है या 3 है, 4 है, 5 है, तो यही फार्मूला कुछ इस प्रकार हो जाता है। RCM हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डेल डैश ऐसे लगाते जाते हैं n कणों तक, mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डेल डैश m। इस प्रकार n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात है। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है द्रव्यमान केंद्र की गति। तो n कणों का कोई निकाय है, x y z, ये अक्षों का समूह मान लेते हैं। मूल बिंदु निर्देशांक 0 0 0 हो गए। तो इसका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, अभी बताया था, RCM m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डेल डैश mn r अपॉन
m1 प्लस m2 प्लस डैश mn। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल आपको एक दो बार बताया है, इसको अवकलन भी कहते हैं। मैथ का टॉपिक है ये। तो ये dRCm अपॉन dt समय के सापेक्ष कर रहे हैं। ये ऊपर की राशि सब डिफरेंशिएट होगी, m1 dR1 अपॉन dt प्लस m2 dR2 अपॉन dt प्लस डैश mn dRn अपॉन dt। ये जो अपॉन में m1 m2 m3 डैश mn है, ये पूरी वस्तु या पूरे निकाय का द्रव्यमान हो जाएगा। ये कुल द्रव्यमान, ये अपॉन में ये लिखेंगे कैपिटल है, ये निकाय का कुल द्रव्यमान। ये कुल द्रव्यमान मल्टीप्लाई में इधर ले आएंगे, लेकिन उससे पहले ये स्थिति का समय के सापेक्ष डिफरेंशियल होगा। dRCm बटे dt ये हो जाएगा bcm। ये वेग होगा सेंटर ऑफ मास का। ये m यहां आ जाएगा पूरा में, ये m1 और dR1 बटे dt क्या होगा v1। m2 ये दूसरे कण का वेग हो जाएगा d2 प्लस डैश ये mn और ये हो जाएगा bn। अब इस इक्वेशन के बाद में समीकरण एक को फिर दोबारा से t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। m नियत है dVCm ऑन dt इक्वल टू m1 dV1 अपॉन dt प्लस m2 ये समीकरण एक का पूरे का डिफरेंशिएट कर दिया हमने, इसको डिफरेंशिएट कर दिया t के सापेक्ष। अब वेग परिवर्तन की समय दर क्या होती है, त्वरण m ये हो जाएगा acm, cm और सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, m1 पहले कण का त्वरण, m2 दूसरे कण का त्वरण। ये हो गया सदिश राशि है, इसलिए सदिश लगाते जा रहे हैं सब पर mn और ये हो जाएगा a। और आप जानते हो कि ma क्या होता है, ये F होता है बल, F बराबर ma से। तो ये हो गया FCM द्रव्यमान केंद्र पर आरोपित बल। ये पहले कण पर आरोपित बल F1 F2 Fn। इस इक्वेशन के बाद में FCM ये सभी कणों पर लगने वाले बलों का योग हो गया, और ये क्या हो गया F एक्सटर्नल हो गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जब किसी द्रव्यमान केंद्र पर कोई बल हम लगाते हैं तो वह बल पूरी वस्तु पर लगता है। यह पूरी वस्तु पर, बाह्य वस्तु पर लगाया गया बल F एक्सटर्नल बाह्य बल मानो उस द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित हो जाता है। तो हमने इस गति के माध्यम से और डिफरेंशियल मैथ के टॉपिक के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह बल या वह वस्तु ऐसे व्यवहार करती है कि जो हमने बल लगाया है वो सब का सब उस वस्तु के सेंटर ऑफ मास पर लग गया है, और जिस ओर सेंटर ऑफ मास चल रहा है उसी दिशा में वस्तु चल रही है। और छोटा सा पार्ट है ये सेंटर ऑफ मास का 11वें नंबर का 5वें यूनिट का। इसमें कोई खास बात नहीं है चैप्टर में, कुछ 2-3 इसमें सवाल हैं। और फिर संवेग संरक्षण। आप जानते हो कि संवेग होता है किसी वस्तु का वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग की गुणा कर दें तो हमको संवेग राशि प्राप्त होती है। P = mv से शो करते हो। यदि हम कोई वस्तु गतिमान है और उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो उस वस्तु का संवेग संरक्षित बना रहेगा।
अगर वस्तु पर जब तक भाइबल आरोपित नहीं करोगे उसके संवेग में कोई भी चेंजिंग या कोई भी बदलाव किसी भी प्रकार का नहीं होगा। इसको हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इस चैप्टर में इतना ही है। एक दो क्वेश्चन आपको भेजेंगे। इसके बाद में एक जो पार्ट होगा दृढ़ पिंड की गति, 12वां चैप्टर दृढ़ पिंड की घूर्णन गति, ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। इसमें कई टॉपिक हैं, कई व्यंजक हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास में कुछ खास नहीं है। 2-3 क्वेश्चन होंगे। तो सेंटर ऑफ मास क्या हुआ? किसी वस्तु या किसी निकाय के लिए एक ऐसा काल्पनिक बिंदु जैसे मानो उस वस्तु का समस्त द्रव्यमान उसी बिंदु पर केंद्रित हो गया हो, उसको हम बिंदु को उस वस्तु का सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। इस चैप्टर को आप वीडियो को समझने के बाद में जो नोट्स भेजेंगे उनको नोट करेंगे। थैंक यू।